हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। जैसा हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपको लेक्चर नंबर 7। आने वाले 3 या 4 लेक्चर्स में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका नया टॉपिक इस चैप्टर्स का, वो है विद्युत बल रेखाएं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलूँ मैं एक तरीके से। विद्युत बल रेखाएं हकीकत में होती क्या हैं? विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि एक सतत और बंद वक्र के रूप में होती हैं। सतत का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस, जो बीच में टूटे फूटे नहीं, जिनको बीच में जो बीच रास्ते में टूटे फूटे नहीं। मतलब एक बार यदि ये स्टार्ट हो गई तो ये एंड तक ही पहुंचती हैं, बीच में कहीं भी गायब नहीं होती। तो इन बल रेखाओं की क्या विशेषता है कि ये पहली चीज़ तो सतत होती हैं, दूसरी एक बंद वक्र के रूप में होती हैं, और तीसरी इन पर एकांक धनावेश गति करने का प्रयास करता है। ये बल रेखाओं की क्या विशेषता है कि इन पर एकांक धनावेश गति करने का प्रयास करता है। अब ये जो बल रेखाएं खींची जाती हैं, इन बल रेखाओं को हम लोग यदि विजातीय आवेशों के लिए खींचें, विजातीय का मतलब आप लोगों के समझ में आ गया कि हाँ सर, एक आवेश धनात्मक होगा तो दूसरा आवेश ऋणात्मक होगा। विजातीय का मतलब क्या है कि दोनों आवेशों की जो प्रकृति है वो दोनों आवेशों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न हो, जो कि है पहला प्लस है, दूसरा क्या है? माइनस। तो पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तो ये कौन से आवेश हो गए हमारे? विजातीय। तो ये क्या हो गया? विजातीय आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाएं। इनकी क्या विशेषता है? इनकी विशेषता नंबर 1 ये है कि ये प्लस क्यू आवेश से तो बाहर निकलती हैं। देखो, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर जाती हैं। ये देखो बाहर की ओर है दिशा सबकी, देखो प्लस क्यू से क्या अंदर जा रही है? बाहर। तो इनकी दिशा क्या होती है? प्लस क्यू से तो बाहर की ओर, और माइनस क्यू आवेश से अंदर की ओर। तो पहली विशेषता क्या हो गई कि ये बल रेखाएं प्लस क्यू आवेश से बाहर निकलती हुई और माइनस क्यू आवेश के अंदर आती हुई प्रतीत होती हैं। कैसी होती हैं? प्रतीत। क्योंकि ये कैसी होती हैं? काल्पनिक, वास्तविक नहीं होती। भाई हम लोग चुंबक देखते हैं और चुंबकीय बल रेखाएं हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो क्या चुंबक से हमको बल रेखाएं दिखती हैं क्या? चुंबक के चारों ओर नहीं दिखती ना। तो हम लोग क्या करते हैं? उनको सिर्फ मानते हैं कि हाँ भाई चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। और जब किसी चीज़ को मानना पड़ जाए तो वो क्या होती है? काल्पनिक। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं कि भाई किसी आवेश से बाहर निकलती हैं, और मानने का मतलब कैसी है? काल्पनिक। तो लास्ट में क्या होगा? प्रतीत होती हैं। तो पहली विशेषता क्या हो गई इसकी कि ये प्लस क्यू आवेश से निकलती हुई और माइनस क्यू आवेश पर आती हुई प्रतीत होती है।
दूसरी विशेषता क्या है भाई कि इन स्पर्श रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे यहां पे मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूं, खींच दी ना, तो ये खींची जाने वाली जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है, या उस स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वो स्पर्श रेखा की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, क्या हो गई दूसरी विशेषता इसकी कि विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है बच्चों, दो विशेषताएं क्लियर हो गई हमारे। अब चलते हैं हम लोग इस पे तीसरी विशेषता पे, इसकी पे तीसरी विशेषता क्या है कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? अगर मान लो जैसे एक बल रेखा ये है, दूसरी बल रेखा ये है, यहाँ पे क्या आ गया, प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया, तो प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया तो एक स्पर्श रेखा तो ये खिंच गई और एक स्पर्श रेखा ये खिंच गई, तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई ना। ये भी विद्युत क्षेत्र है और ये भी क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो क्या एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो सकती हैं? आप बोलोगे सर ये तो वही बात हो गई कि हम लोग किसी व्यक्ति को ये कहें कि तू एक साथ हंस और रो। कर सकता है क्या कोई? नहीं कर सकता ना, कि एक ही समय पे हंस दे और एक ही समय पे रो दे। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन अपने आप में क्या हैं, अलग हैं। यहाँ पे यदि इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी तो यहाँ पे यदि मैं किसी सुई को लेके जाऊं तो ये सुई एक साथ दो दिशाओं में विक्षेप देगी क्या? एक तो इधर दे दे और एक इधर दे दे, नहीं देगी ना। इसलिए कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये ऐसा करेंगी तो उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी जो कि दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को व्यक्त करेंगी, जो कि संभव नहीं है। क्या नहीं है? संभव नहीं है। क्लियर है यहाँ तक या कोई प्रॉब्लम है? अगले चलते हैं। अगला हम लोग पॉइंट नंबर 4 कि जो ये विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये विजातीय आवेशों में, तो किसमें? विजातीय आवेशों में क्या करती हैं? लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं, जो कि आकर्षण का परिचायक है। जो किसको व्यक्त करता है? आकर्षण को। ये बल रेखाएं विजातीय आवेशों में क्या होती हैं? जैसे जैसे मैं इनकी बीच की दूरी को बढ़ाऊं वैसे वैसे ये एक दूसरे के पास आती है। और पास आने का मतलब क्या है? आकर्षण। नंबर 5 देखें तो भाई सजातीय आवेशों में क्या होता है? तो सजातीय आवेशों में क्या होगा, मैं यहां बना देता हूं। मान लिया पहला आवेश प्लस क्यू है, दूसरा आवेश भी क्या है? प्लस क्यू। तो प्लस क्यू आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर हो गई ना, और यहां प्लस क्यू आवेश से भी
बाहर की ओर हुई। तो अब बताओ इनके बीच की दूरी आकर्षित हो रही है, इनके बीच आकर्षण है या प्रतिकर्षण? सर आप बोलोगे सर ये तो प्रतिकर्षण है। किसमें है ये? सजातीय आवेशों में। तो सजातीय आवेशों में ये बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती हैं, जो प्रतिकर्षण का परिचायक है। किसका परिचायक है? प्रतिकर्षण का। और नंबर लास्ट देखें तो इन विद्युत बल रेखाओं की जो सघनता है, सघनता मतलब ज्यादा मात्रा में जहां जहां पर बल रेखाएं हैं वहां वो सघनता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को व्यक्त करता है। मतलब जहां पर बल रेखाओं की संख्या अधिक है वहां पर विद्युत क्षेत्र भी अधिक होगा, जहां बल रेखाओं की संख्या कम है वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा? कम होगा। तो सबसे ज्यादा बल रेखाएं कहां दिख रही हैं? ध्रुवों पर। तो सबसे प्रबल ध्रुवों पर या आवेशों के निकट, और सबसे दुर्बल विद्युत क्षेत्र कहां होगा? मध्य में। कहां होगा? मध्य में होगा। तो हम लोगों ने इसकी क्या बता दी? ये विशेषताएं बता दी। अब एक चीज और है, देखो विजातीय आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाएं खींच दी, सजातीय के कारण खींच दी। अब एक नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि भाई एकल आवेशों के कारण, किसके कारण? एकल आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाएं खींचो। तो एकल आवेशों में कोई सा भी आवेश दे सकता है। मैं पूछ दूं आपसे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं खींचो, तो प्लस क्यू आवेश, मुझे एक लाइन ही याद रखनी है कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। ये देखो प्लस क्यू आवेश, इसके कारण बल रेखाएं मैंने सब बाहर निकाल दी। और यदि मैं आपको ये कह दूं कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं, तो माइनस क्यू आवेश के कारण सब अंदर की ओर है या नहीं? तो विद्युत बल रेखाएं जो टॉपिक है, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। या तो यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, या फिर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती? एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दूं कि इन बल रेखाओं पे विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है? पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते? तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। एक नंबर में क्वेश्चन कहीं से भी छोटी छोटी लाइनों से पुटअप होते हैं। मैं 90-95% आप लोगों का हिस्सा कवर कर रहा हूं ताकि आप लोगों का क्वेश्चन बाहर ना जाए। आप लोगों के पास अगर मान लो लास्ट ईयर बोर्ड्स के पेपर्स हों, कितने भी सालों के हों चाहे वो, मैं इस चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर से संबंधित जो भी उनमें क्वेश्चन हैं वो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर उसमें से आधे नंबर का क्वेश्चन भी आपको कहीं पे बाहर नहीं मिलेगा जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से। अब जो नहीं पढ़ाया उसके लिए तो कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि उसको अभी पढ़ाऊंगा मैं। जितना पढ़ाया है उसमें से 100% पेपर आपको मिलेगा। जो भी क्वेश्चन एक नंबर में, आधे नंबर में या कितने भी नंबर में पूछा जाए, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। मैं एक बार वापस इसको वर्बली रिपीट कर देता हूँ मैं आपको बहुत जल्दी में। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो इनकी सर कुछ विशेषताएं हैं डेफिनेशन के लिए। जो डेफिनेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। वे काल्पनिक
विद्युत बल रेखाएं जो सतत एवं बंद वक्र के रूप में होती है तथा जिन पर एकांक एवं विलगित धनावेश एकांक एवं विलगित धनावेश गति करने का प्रयास करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या होता है विद्युत बल रेखाएं? वे काल्पनिक एवं सतत बंद वक्र के रूप में होती हैं, जिन पर एकांक एवं विलगित धनावेश गति करने का प्रयास करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती हुई तथा ऋणावेश पर आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरी विशेषता क्या है? इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। नंबर 3, दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि यदि ये ऐसा करेंगी तो उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी और किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं का होना संभव नहीं है। अगला पॉइंट, विजातीय आवेशों में ये बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं, यानी जैसे जैसे इनको दूर ले जाऊं वैसे वैसे ये बल रेखाएं सिकुड़ती हैं, जो कि आकर्षण को व्यक्त करता है। जबकि सजातीय आवेशों में ये बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती हैं, जो कि प्रतिकर्षण को व्यक्त करता है। अगला, इन बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को व्यक्त करती है। मतलब जहाँ पर बल रेखाएं ज़्यादा होंगी वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा और जहाँ पर बल रेखाएं कम होंगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज़्यादा प्रबल विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? ध्रुवों पर। सबसे दुर्बल विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? मध्य में। ठीक है, कोई दिक्कत? और 1 नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया था अब तक, वो पूछा गया था कि एकल आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाओं की रचना करो। तो यदि +q आवेश देगा तो मैं उसको बाहर छोड़ दूंगा बल रेखाओं की दिशा को, और -q देगा तो उनको अंदर की ओर भेज देंगे। मतलब हम लोग एक चीज समझे कि जो बल रेखाएं हैं, इन बल रेखाओं में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इनकी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या? कि +q आवेश जहां होगा वहां से बल रेखाएं बाहर निकलेंगी और जहां -q आवेश होगा उस पर आएंगी। +q आवेश से बाहर निकलेंगी और -q आवेश पर आएंगी। ये सेम ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने यदि चुंबकीय बल रेखाएं खींची है ना 10th में, वो क्या कहती हैं? N से तो बाहर निकलती हैं और S पर आती हैं। जो N ध्रुव होता है वहां से बाहर निकलती हैं और S ध्रुव पर आती हैं। मतलब मैं क्या कर दूं? जो N है इस N को रिप्लेस कर दूं +q से, S को रिप्लेस कर दूं -q से, तो क्या हो गया? +q से -q की ओर, यानी +q से बाहर और -q के अंदर। ठीक है, और इन विशेषताओं में से भी क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को क्या लगाया है? इम्पोर्टेंट।
टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और 90% संभावना ये होती है कि क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है बच्चों, तो जितने मैंने लिखे हैं उनको हम लोग नोटबुक में नोट करेंगे और मैं इनकी PDF फाइल आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर रहा हूं, तो उसमें से हम लोग नोट्स बना लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक चलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, जिससे आप लोगों को नुकसान हो रहा है। आप लोग वीडियो को पूरा ही देखें, तभी हमारा और आपका दोनों का ही भला होगा। और जिन लोग बच्चों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस वीडियो को देखते समय नीचे देखें, एक लाल कलर की घंटी सी दिख रही होगी जिस पे सब्सक्राइब लिख रहा होगा, उस पे क्लिक कर दें ताकि हर एक वीडियो जो मैं आप लोगों को डालता हूं वो आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन, और आप लोग बिना देर करे उस वीडियो को देख पाएं। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक आता है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं। अध्यारोपण वैसे तो हम लोगों ने 11th में पढ़े हैं, तरंग वाले चैप्टर में, उसमें आया था एक अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत सारी तरंगें एक साथ मिलती हैं या एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं, व्यतिकरण की घटना पड़ी है ना। फिर भी लास्ट ईयर डिस्टरबेंस की वजह से यदि आप लोगों का रह गया हो तो मैं इस अध्यारोपण के सिद्धांत को वापस बोल देता हूँ। इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग इसको, उसके बाद इसकी डेफिनेशन बताऊंगा मैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, मान लिया मैंने कोई एक आवेश है मेरे पास, क्या Q0, जिसका स्थिति सदिश है R0 वेक्टर। ठीक है, इसके आसपास और भी आवेश हैं। मान लिया इसके पास एक और आवेश है Q1, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है R1 वेक्टर। अगला आवेश है मान लो Q2, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है I2 वेक्टर। एक आवेश है मान लो Q3, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है क्या, R3 वेक्टर। चौथा है मान लो Q4, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है R4 वेक्टर। और ऐसे ही चलते हुए लास्ट आवेश है Qn, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है Rn वेक्टर। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि मुझे आप लोग एक चीज निकाल के दे दो। कि क्या चीज निकालो, कि इस Q0 जो आवेश है मेरा, इस Q0 आवेश पर जितने भी और ये आवेश हैं, इन सब आवेशों के कारण लगने वाले कुल बल का मान निकाल दो। क्या बोला मैंने, कि भाई इस Q0 आवेश पर अन्य जितने भी आवेश हैं, मतलब Q1, Q2, Q3, Q4 से लेके Qn तक, इन सब आवेशों के कारण
इस Q नॉट पर लगने वाले बल के मान की गणना कर दो मुझे। तो आप लोग कहोगे सर जब इन सबके कारण मुझे इस पर कुल बल निकालना है तो एक एक के कारण अलग अलग बल को जोड़ दूं। मतलब मान लो मुझे टोटल F निकालना है, किस पे? F नॉट पर। तो टोटल F नॉट बराबर हो जाएगा किसके? कि भाई इस पर पहले के कारण लगने वाला बल प्लस कर दो इसको दूसरे के कारण लगने वाले बल से, प्लस कर दो इसको तीसरे के कारण लगने वाले बल से, प्लस कर दो इसको चौथे के कारण लगने वाले बल से, और ऐसे ही प्लस करते चलो कहाँ तक? जब तक nवां बल न निकल जाए। इन सब का योग इस F नॉट पर कुल बल के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? भाई हम लोग हमारी, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था उसी एग्जाम्पल से सब चीज़ होंगी। 5 जेबें हैं। क्या है मेरे पास? 5 जेब, और प्रत्येक जेब में 10 रुपए हैं। तो कुल रुपए कितने हैं? आप लोग बोलोगे सर कुल रुपए बराबर पहली जेब में, दूसरी जेब में, तीसरी जेब में, चौथी जेब में, प्लस पांचवी जेब में। सबको जोड़ दूं तो कुल रुपए आ जाएंगे। पहली जेब में 10, दूसरी में 10, तीसरी में 10, चौथी में 10, पांचवी में 10। कितने हो गए? 50 रुपये हो गए सर कुल। बोल दोगे नहीं बोलोगे? तो यहां पे भी इस F नॉट के ऊपर लगने वाला कुल बल, तो आप लोग कह दोगे सर इन सब के कारण लगने वाले बलों को जोड़ दो, निकल जाएगा। चलो जोड़ तो दूंगा मैं, लेकिन पहले बल निकालने भी तो आने चाहिए भाई। बल निकलने भी तो आने चाहिए मुझे। जैसे मैंने लिख दिया कि भाई चलो Q1 आवेश के कारण, Q नॉट पर लगने वाला बल कैसे निकालूं? आप लोग कहोगे सर कूलाम का नियम पढ़ा है हमने, सदिश निरूपण पढ़ा है ना। वो क्या कहेगा कि सर F01 वेक्टर बराबर होगा किसके? के Q नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर, R क्या था? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अभी तक निकाली है क्या? नहीं निकाली, तो निकालो इसको सर पहले। तो मैंने क्या कर दिया? Q नॉट पर Q1 के कारण, जिस पर निकालते हैं उसकी साइड डायरेक्शन, और ये क्या हो गया? R01 वेक्टर हो गया ना। तो इसको क्या लिख दूं? मॉडुलस ऑफ R01 वेक्टर का होल स्क्वायर डॉट R01 कैप। कहोगे सर ये तो निकाल दिया हमने, पहले निकाल दिया। और इसको लिखना चाहूं मैं ऐसे भी लिख सकता हूं के Q नॉट Q1 अपॉन मॉडुलस ऑफ R01 वेक्टर का क्यूब डॉट R01 वेक्टर। आप लोग कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पिछला ही तो वीडियो देखा है कल ही, लेसन नंबर 6 में। जो लेक्चर नंबर 6 था उसमें ही देखा है मैंने, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है ना। लिख सकते हैं सर आराम से। 2 के कारण बल निकालो सर, तो 2 को पहले Q नॉट से मिला दो और स्थिति सदिश को नाम दे दो R02 वेक्टर। 3 के कारण निकालना पड़ेगा सर, तो इसको भी मिला दो R03 वेक्टर। 4 के कारण भी निकालना पड़ेगा सर, तो ये क्या हो जाएगा? R04 वेक्टर। और nवे के कारण भी निकालना पड़ेगा, तो इसको क्या दे दो? R0n वेक्टर। तो ऐसे ही अगला निकालो Q नॉट आवेश पर, सॉरी हाँ Q नॉट आवेश पर Q2 के कारण
लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F02 वेक्टर बराबर के क्यू नॉट Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R02 वेक्टर का होल स्क्वायर डॉट R02 कैप बराबर के क्यू नॉट Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R02 वेक्टर का होल क्यूब डॉट R02 वेक्टर। आप लोग कहोगे सर ऐसे तो सबके निकल जाएंगे, सबके निकल जाएंगे तो आप लोग निकाल लेना। मैं एक और निकाल देता हूं क्या भाई, क्यू नॉट आवेश पर क्यूएन आवेश के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर F0n वेक्टर बराबर के क्यू नॉट क्यू एन अपॉन मॉडुलस ऑफ R0n वेक्टर का होल स्क्वायर डॉट R0n कैप बराबर के क्यू नॉट क्यू एन अपॉन मॉडुलस ऑफ R0n वेक्टर का होल क्यूब डॉट R0n वेक्टर। समीकरण नंबर 3 अलग अलग आवेशों के कारण निकल गए। अब क्या निकालना है कि सर हमको निकालना है कि भाई Q0 आवेश पर कुल कितना बल लगा। तो Q नॉट आवेश पर लगने वाला कुल बल F0 वेक्टर बराबर F01 वेक्टर F02 वेक्टर एसो ऑन F0n वेक्टर। सबके मान लिखो तो F0 वेक्टर बराबर के क्यू नॉट Q1 अपॉन मॉडुलस ऑफ R01 वेक्टर का होल स्क्वायर डॉट R01 कैप प्लस के क्यू नॉट Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R02 वेक्टर का होल स्क्वायर डॉट R02 कैप एसो ऑन। ऐसे ही चलते हुए 3 के कारण, 4 के कारण, 5 के कारण और लास्ट nवे के कारण क्यू नॉट क्यू एन अपॉन R0n का होल स्क्वायर डॉट R0n कैप। और इसका अगला सॉल्यूशन का स्टेप क्या आ जाएगा, बराबर के क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दिया, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n क्यू आई अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर R0i का होल स्क्वायर डॉट R0i कैप। ये पढ़ा है ना समेशन, लगातार योग चलता हुआ चलेगा। समेशन का मतलब टोटल में आई की वैल्यू बार बार चेंज होगी। एक बार 1 लिया, दोनों जगह 1 आ गया, तीनों जगह पे एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, ऐसे ही चलते हुए। और यहाँ पे देखें इस स्टेप में कौन सा साइड में एक और स्टेप और लिखा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, F0 वेक्टर बराबर ये डायग्राम हटा दूं, थोड़ा सा डायग्राम डिस्टर्ब होगा क्योंकि बोर्ड पे जगह, चलो लिख ही देता हूँ नीचे ही, के क्यू नॉट Q1 अपॉन मॉडुलस ऑफ R01 वेक्टर का क्यूब डॉट R01 वेक्टर प्लस के क्यू नॉट Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R02 वेक्टर का होल क्यूब डॉट R02 वेक्टर एसो ऑन के क्यू नॉट Qn अपॉन मॉडुलस ऑफ R0n वेक्टर का होल क्यूब डॉट R0n वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा समेशन के रूप में, वही के क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया अचर राशि को, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n क्यू आई अपॉन मॉडुलस ऑफ R0i
वेक्टर का होल क्यूब डॉट r0i वेक्टर। तो ये हमारे क्या हैं, फाइनल समीकरण हैं। और फाइनल समीकरण को हमेशा डिब्बे में पैक करते हैं, ये गोल्डन रूल है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, ऐसा कोई नई चीज़ नहीं आई इसमें जिसको हम लोग नहीं जानते हों, क्योंकि ये पूरा का पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। कहाँ पे कि हाँ सर, हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं, किसमें, कूलाम के सदिश निरूपण में। और जब कूलाम के सदिश निरूपण में इसको पढ़ा हुआ है तो पूरी चीज़ हमारे दिमाग में क्या है, क्लियर है कि सर हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ इन सब को जोड़ना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या बन गया, कथन क्या हुआ इसका, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल समस्त आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। और ये क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई समस्या आती हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, अन्यथा जो बच्चे वीडियो कंप्लीट देख लेते हों वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में रखें। साथ साथ जो भी आप लोगों को कोई समस्या आ रही है इन वीडियो से संबंधित, उसको आप लोग मुझसे टैली करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर हमको ये समस्या आ रही है। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को संतुष्ट करूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग इसको पढ़ो। ओके, धन्यवाद।